सेवा जोहार आप सभी को। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अभी वर्तमान समय में हमारे बैतूल ज़िले में ही नहीं अभी तो मध्य प्रदेश में ठंड का दौर चल रहा है और प्रारंभ हो चुका है। और हमें इस ठंडी में भी हमारे जो स्टूडेंट है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आपदा का समय है कि हम इस ठंडी में किस प्रकार हमारे अध्ययन को जारी रखें, किस प्रकार से सुचारू रूप से संचालित कर सकें। इसलिए हमें प्रयास करनी चाहिए कि आज हमें सही निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम आज आप देख रहे हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में हमारे जो युवा साथी लोग हैं उनके लिए अभी वर्तमान में जैसे हमारे जो मेडिकल के क्षेत्र में होने वाला जो एग्ज़ाम होता है, बच्चों का वेटरनरी का एग्ज़ाम है और एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है, और हमारे जो डिफेंस के क्षेत्र में जाने वाले जो स्टूडेंट हैं अभी वर्तमान में जेल पे प्रहरी और पुलिस विभाग में जाने के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि इस ठंडी में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि जो ठंडी का समय होता है हम सबके लिए बहुत अच्छा होता है। और जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मतलब ऐसा मेरा मानना है कि जब हम लोग पढ़ाई करते तो उस समय मतलब जो ठंडी के समय बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। मतलब या तो आप स्वेटर पहनो, जैकेट पहनो या कंबल ओढ़ो लेकिन पढ़ाई करो। इस समय बहुत ज़्यादा पढ़ाई नींद आती है, लेकिन हमें नींद को त्यागना है। हमारे महेश उइके जी को सेवा जोहार करते हैं, बंटी धुर्वे जी को सेवा जोहार करते हैं, और सभी हमारे जो सोशल मीडिया के जो मित्र हैं उनको भी सेवा जोहार करते हैं। और मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। हाँ, सबीर सर को भी सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में हमारे भारत देश में कोविड-19 का दौर तो चल ही रहा है, परंतु हमारे भारत देश में रिकवरी रेट बहुत तेज़ गति से भी बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे शासन प्रशासन के द्वारा हमारे जो जितने भी जो कार्य हैं उनको सुचारू रूप से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ओपन करने की अनुमति दी जा रही है। परंतु जो स्टूडेंट है, जो हमारे भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता हैं, ये लोग इनके सामने बहुत ही आपदा का समय है। आज अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इस कोविड-19 के दौर में भी हमारे जो देश में जो आयोजित होने वाला सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है IIT JEE, और मेडिकल के क्षेत्र में होने वाला एग्ज़ाम नीट, ये एग्ज़ाम को भी करा लिया गया है। तो हम सरकार से चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप जितने भी जो शिक्षण संस्थान हैं इनके लिए भी कुछ पुख्ता निर्देश निकालें दें, क्योंकि हो ये रहा है कि देखिए अभी भी हमारे भारत देश के जितने शिक्षण संस्थान हैं आपने देखा होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें, स्पष्ट निर्देश या मतलब जो घुमा फिरा के जो निर्देश दे रही है, चाहे वो केंद्र सरकार राज्य सरकार पे और राज्य सरकार पालकों पे, और मतलब इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर थोपने का काम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलके इस आपदा के समय हमारे जो
भारत देश के जो राष्ट्र निर्माता हैं, जो स्टूडेंट हैं, इनके लिए हम प्रयास करें, ताकि देखिए कोरोना कोई आज तो जाने वाला नहीं है, ये तो इसका जो गठबंधन या महागठबंधन भारत देश के लोगों से हो चुका है, तो ये धीरे धीरे जाएगा और लगभग रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे जो स्टूडेंट है बहुत ही सावधानी के साथ अगर स्कूल भी जाते हैं या शिक्षण संस्थान या कोचिंग संस्थान में जाते हैं, तो अगर ये कोविड-19 का जो गाइडलाइन है इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर से हम इस जंग को जीत पाएंगे और हम आगे हमारे जो भविष्य है उसको भी साकार कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास समय है सबसे ज़्यादा, मतलब ये ठंडी का समय प्रारंभ हो चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा नींद आती है। तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि वो लोग चाहे वो कंबल ओढ़ के पढ़ाई करें, जैकेट या स्वेटर पहन के पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई करें, नहीं तो ये लगभग जनवरी तक का समय जाता है, ये सो के ही निकल जाता है, फिर हमारे पास समय नहीं रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई करें, बेहतर से बेहतर कोशिश करें कि कुछ रणनीति बनाएं, उसको ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए, उसको किस प्रकार लागू किया जाए। हमेशा कुछ ना कुछ मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टेप बनाए कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें, अच्छी बुकों का चयन करें और अच्छे न्यूज़पेपर पढ़े। जो प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे प्रशासनिक जो परीक्षाएं होती है प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के लिए, तो उन क्षेत्र में जाने के लिए आप बढ़िया, जैसे अपन बात करते हैं जनरल नॉलेज से अपडेट रहना चाहिए, इसलिए आप प्रतिदिन बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़िए। अभी वर्तमान में इस कोविड-19 के दौर में क्या होगा कि पेपर लोग लगभग घरों में तो पेपर जो आता था भोपाल से या कहीं से तो बंद कर दिए। लोगों को डर लगने लग गया कि पेपर के साथ कहीं कोरोना नहीं आया हो। लेकिन पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ जो आजकल बहुत सारे जो न्यूज़ वाले देते हैं हर जगह, मतलब ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, चाहे दैनिक भास्कर हो, पत्रिका हो, राज एक्सप्रेस हो, हरी भूमि हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जहाँ पे अच्छी जानकारियाँ हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, सभी प्रकार, चाहे राजनीति हो, इससे रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी उसमें आती हैं। तो आप लोग बढ़िया उसको प्रतिदिन पढ़ाई करें और नोट्स बनाते चलें, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हो तो निश्चित तौर से जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत हाई होगा। और फाइनली क्या होता है कि हमें जीतने के लिए अच्छे कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। देखिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, सबसे बड़ी बात ये है, हमने देखा कि प्रत्येक युवा ये चाहता है कि वो एक शानदार नेतृत्व करें, एक लीडरशिप करें, परंतु अच्छा लीडरशिप करने के लिए, अच्छा नेतृत्व करने के लिए हमें अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है। तो हमें देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई अच्छा मार्गदर्शन देता है, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जो भी व्यक्ति अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। तो आपके कोई मार्गदर्शक होंगे, शिक्षक होंगे, या आपने जिसको भी माना हो, माता पिता हो, शिक्षक हो, तो उनकी बातों को अच्छे से सुने। या कोई सक्सेसफुल इंसान हो जो विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें सक्सेसफुल हुआ हो, तो उनकी बातें अच्छे से सुने और उनके आधार पर, उनके जो सुनी हुई बातों को अमल करते हुए बढ़िया आप भी एक लक्ष्य का निर्धारण करें। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी ताकतवर हो, यदि वो बिना गोल से के जी रहा है, बिना लक्ष्य के जी रहा है, तो ऐसी ज़िंदगी जीना व्यर्थ है। इसलिए हमें प्रयास करने चाहिए दिन प्रतिदिन। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं 24 घंटे में से एक एक मिनट भी अगर कहीं काम आ सकूँ तो बिल्कुल मैं करता हूँ। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे स्वरोजगार क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार की जानकारियाँ यदि मेरे पास है और यदि कोई मांगता है तो मैं
मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से तो देता ही हूँ, और ऊपर से डॉक्टर के साथ मास्टर भी हूँ, तो बच्चों को पढ़ाते रहता हूँ। अभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग नीट, नर्सिंग और जो 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों की क्लासेस हम लोग ले रहे हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चों की सबसे पहले जो मानसिकता होती है, हमने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं, आज भी मुझे कुछ स्टूडेंट मिले थे जो नीट की तैयारी करने के लिए कोचिंग में आए थे। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि आप 12th पास हो चुके हो तो कम से कम इतना तो आप कहीं आना ही चाहिए कि या यदि आप किसी संस्थान में इंक्वायरी के लिए जाते हो या पूछताछ के लिए जाते हो तो आप बेझिझक होकर अभिव्यक्ति का अधिकार, संविधान में जो दिए गए अनुच्छेद 19 है, अभिव्यक्ति, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति का अधिकार, तो हमें स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रखना है, वहाँ पूरी बातें पता करना है। आप कहीं पे भी जाइए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, ये दोनों लगभग एक ही है, या इसको अपन बात कर सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से हम लीडरशिप को हम बेहतर कर सकते हैं, नेतृत्व क्षमता को विकसित कर सकते हैं। लेकिन कैसे? यही तो सवाल है कि देखिए, हम किसी भी मुद्दा हो, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, उसको पहले अच्छे से जाने वो है क्या भला, उसको किस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर हमें क्रियान्वयन करना है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। परंतु होता क्या है कि हम किसी भी टॉपिक को, जैसे स्टूडेंट की बात करते हैं कि जल्दी के चक्कर में वो लोग उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, आगे निकल जाते हैं। आज हमने देखा कि जिस प्रकार से आज बच्चे लोगों को मैं पूछता हूँ कि आपका 12th में कितना % है। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं इंक्वायरी पे, रोज़ 10 बजे तो आते ही हैं हमारे कोचिंग संस्थान में कि क्लासेस कब से ओपन होगी, ऑनलाइन क्लासेस से हम बोर हो रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस या क्लासरूम स्टडी कब से प्रारंभ होगी। तो मैं, कुछ लोग नए हैं तो मैं जैसे आज भी कुछ स्टूडेंट को देखा, मैंने मिला उनसे, तो एक स्टूडेंट का 70% था, एक का 65% था। लेकिन जब उनसे पूछा कि यार आपका नीट में नंबर कितने हैं, तो एक ने बताया 27 नंबर, एक ने बताया 54 नंबर, जो 12th फ्रेशर वाले थे, जो 12th इस साल पास हुए हैं। तो कितनी विडंबना की बात है कि हमने एक कंपटीशन एग्ज़ाम में इतने नंबर लाए 720 में से, और बोर्ड एग्ज़ाम में हमने 100 का 70% लाया। तो कंपटीशन एग्ज़ाम और जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, इसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी टॉपिक पे आप बोल रहे हैं तो आपको उस टॉपिक के बारे में पहले से मतलब उसको तैयार कीजिए। आप यदि बोलने वाले हो कहीं पे भी, तो उसको पहले एक बार अच्छे से तैयार कीजिए और किसी के सामने बोलिए। और अच्छे वक्ता, अच्छे लीडर या अच्छे प्रवक्ता बनने के लिए क्या होता है कि आप लोगों ने देखा, होता क्या है कि हम जब स्टेज में बोलते हैं तो कई सारे लोगों की एक टेंडेंसी बनी रहती, प्रवृत्ति बनी रहती है कि वो एक ही साइड देख के बोलते हैं, दूसरे साइड वाले लोगों को अनदेखा करते हैं। तो ऐसा ना करें, हमारा जो ध्यान है सबकी तरफ होना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी लगना चाहिए कि हमको भी तवज्जो दिया जा रहा है। नहीं तो फिर वो लोग वहाँ पे खाली बैठ के करेंगे क्या। इसलिए आपको अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा नेतृत्व करना है, तो सभी प्रकार की जानकारियों का संकलन करें और उसको छोटे छोटे स्तर से आप, या तो अगर एक अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा लीडर बनना है, तो छोटे छोटे पन्ने में लिख के ले जा ले भाई, या पॉइंट टू पॉइंट उसी को देख के सार गर्भित रूप से संक्षेप में बोल दे। क्योंकि क्या होता है कि अपन पब्लिक में जाते हैं कोई सामाजिक कार्यक्रम में या कहीं पे भी, टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। समय पे सटीक बात हमने रख दिया, क्योंकि एक बार आपने स्पीच दे दिया तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपके स्पीच देने के बाद वहाँ से लोग IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग कभी भी कहीं पे भी बोले, संक्षिप्त में बोले और अच्छे शब्दों का उपयोग करें। मतलब जब आप स्पीच देते हो तो ये सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि हमें किस प्रकार अपनी बातों को रखना चाहिए,
उसका दायरा क्या होना चाहिए, उसका टाइम लिमिट क्या होना चाहिए, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन बातों को हमको पहले से तैयार करना पड़ेगा। तब जाके हम बेहतरीन एक अच्छा वक्ता बनेंगे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अभी जैसा कि अभी एक, शायद आप लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के भाई बहन या कई लोग मतलब जो मातृशक्ति हैं जुड़ी होंगी मुझसे। तो अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के जो सरकारी कॉलेज, जो नर्सिंग महाविद्यालय या नर्सिंग कॉलेज होते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक, मध्य प्रदेश सरकार एवं व्यापम के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। आप जानते हो कि जो नर्सिंग कॉलेज होता है, इसमें जो बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं, जहाँ पर भारी भरकम फीस लगती है वहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि सरकारी मतलब कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परंतु इस साल क्या हुआ है कि उसका कोई डेट ही नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। यदि मान लो, एक क्या होता है कि देखो, एडमिशन का एक लिमिट होती है, एडमिशन की एक लिमिट मतलब सीमा होती है कि कौन से मंथ तक एडमिशन हो जाना चाहिए। तो अभी मध्य प्रदेश के जितने भी जो सरकारी कॉलेज में जो प्रवेश होते हैं, वो एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, और यहाँ तक कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनने भी ध्यान नहीं दिया है। मैंने तो काफ़ी पत्रकार महोदय लोगों से भी बोला था, उन्होंने भी बढ़िया न्यूज़ बनाया, कई लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, और उसके बाद मैंने ट्विटर में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी टैग कर दिया था, और जितने जो मंत्रीगण हैं उनको टैग कर दिया था, और भी इधर उधर हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िले, वहाँ पे मेरे द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उनको न्यूज़ भेजा गया था और उन्होंने न्यूज़ लगाया भी था। परंतु हमारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं, कई लोग भाई बहन हैं, किसी के भाई बहन मतलब इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग बढ़िया एक सोशल मीडिया देखिए, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी ये जो जानकारी है किसी तक पहुंचाने का। तो यदि मान लो इन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता है, नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा नहीं आयोजित होती है, तो 2020 पूरा नर्सिंग कॉलेज में 0 ईयर घोषित होगा, 0 वर्ष घोषित हो जाएगा, मतलब 2020 में 0 ईयर हो जाएगा। तो इसलिए अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि नीट के लिए केंद्र सरकार ने प्रयास किया कि अगर नीट का एग्ज़ाम नहीं लिया गया तो पूरे 2020 में पूरे कॉलेज 0 वर्ष घोषित हो जाएंगे। ऐसी ही स्थिति हमारे मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की है वर्तमान में। तो हम चाहते हैं, हम निवेदन करते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए तत्काल आप व्यापम को निर्देश दे, आदेश दे, ताकि वो इस एग्ज़ाम की डेट तय करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए सपना संजो कर रखे हैं, वो यहाँ पर पढ़ सकें। तो ये बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, यदि हम इन पर बात नहीं किए हैं तो वही बात है। देखिए, हमारे द्वारा जितना प्रयास किया जाता है, परंतु क्या होता है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प नहीं किया जाता है लोगों के द्वारा, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, पर हम चाहते हैं कि यार कि जो युवा पीढ़ी है इनके लिए कुछ मददगार बने और इनके लिए हम कुछ करें। और
लगातार हमारे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। बैतूल ही नहीं, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हम जा जाकर लोगों को शिक्षा के माध्यम से स्वरोजगार के क्षेत्र में जाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए हम मार्गदर्शन देते हैं। फिर भी लोग सो ही रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सोने वालों को हम डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते हैं, बस हम उनको सूचित कर रहे हैं कि ये सोने का समय नहीं है। यदि आप सोओगे तो निश्चित तौर से आप सोते रहोगे, आप लोगों के पूरे अधिकार आपसे छीने जाएंगे धीरे धीरे। आज मध्य प्रदेश, अभी देखिए ये चुनाव का माहौल चल रहा है, सरकारों के द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको परमानेंट कर देंगे, इनको स्थायी कर देंगे, यहाँ हम इतना वो पोस्ट निकाल देंगे। देंगे की बात हो रही है, मतलब भविष्य की बात हो रही है, वर्तमान की बात नहीं हो रही है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर ऐसे प्रयास करें, युवा पीढ़ी को हम किस प्रकार एक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, कोई एक समाज की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब नागरिक लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सरकार के समक्ष हमारे मुद्दे रखें, उनसे प्रश्न करें, उनके साथ विचार करें, उनके साथ बहस करें और ऐसे मुद्दे पर हमारी भागीदारी जरूर दें या निभाएं। हमें ये बताते हुए बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा कि भारत देश की इतनी जो युवा पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं। आधे लोग तो बिना गोल से ही घूम रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया गोल है। जो व्यक्ति जहाँ से शुरू किया वो वहीं आता है लास्ट में, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, वो घूम रहे हैं अपन कस्तूरी मृग जैसे। इसीलिए लक्ष्य बनाओ, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब तक आपका एक निश्चित लक्ष्य नहीं होगा, आप शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हो, भविष्य में शिक्षा अर्जित करके, या बिजनेस के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या भविष्य में हो सकता है कि अच्छे पढ़ लिख के अच्छे पैसे कमा के यदि राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इन पर आपको बात करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अभी वर्तमान में हमारे जो आसपास के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रेरित कीजिए। एक अच्छा समय है, यदि आप गांव में हो तो गांव में बढ़िया गांव के बच्चों को पढ़ाना सीखिए, मतलब सिखाइए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। यदि आप सक्षम हो, पढ़ाने में सक्षम हो, तो उन्हें बिल्कुल पढ़ाइए। इससे क्या होता है कि आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा ऐसा अगर बच्चों को सहयोग करते हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन तो हम भी पढ़ा रहे हैं, पर ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं है। आज अगर ऑनलाइन हम पढ़ा भी रहे हैं तो अगर बच्चे को कोई बात अगर हमने बोल दिया और उसको कोई बात बुरी लग गई तो वो वहीं से गोल हो जाएगा, वीडियो एंड कर देगा और गोल हो जाएगा। और ऑनलाइन एजुकेशन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये अस्थायी समाधान है। तो हम छोटे छोटे स्तर से किस प्रकार से हम शिक्षा को बढ़ावा दें, ऐसा कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, देखो दुनिया में कोई भी काम है, अगर हम प्लानिंग से नहीं किए तो फेल होना निश्चित है, हम उस कार्य में असफल होंगे तो इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है। और प्लानिंग को ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू करना है, ये सब बातें हमें सोचने की आवश्यकता है। 2020 पूरा लगभग ऐसे ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि नवंबर में भी कुछ होने वाला है शिक्षा के क्षेत्र में।
मुझे ऐसा लगता है मतलब निश्चित तौर से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे लगने लगता है आज तक जितनी जो भविष्यवाणी करता हूँ वो सही होती है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे हमारी मध्य प्रदेश सरकार हो। बच्चों का भविष्य किधर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं उनसे, सब लोग अपनी सीट बचाने में लगे हैं कि हमारे पास सत्ता कैसे मिले, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे लोग। अब क्या चल रहा है आप सोच सकते हो। भारत की जनता सब कुछ देख रही, मूक दर्शक बन के देख रही है, पर वही तो है, विरोध नहीं कर रही है। बच्चा बच्चा सोशल मीडिया चलाता है, फेसबुक, लेकिन सब अपने में है सीमित। अपनी एक फ़ोटो डालेंगे, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, एक थॉट्स लिख देंगे। भैया थॉट्स लिखने से क्या होता है, पहले हम खुद उसको चरितार्थ करें हमारे जीवन में, फिर बात करें आगे। सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावरफुल हथियार है, वेपन है, इसका अच्छा उपयोग होना चाहिए। जनहित के लिए, राष्ट्र हित के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। नहीं तो पहले के ज़माने में तो कुछ नहीं था, लेकिन आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए अपनी जो जानकारियाँ 1 मिनट के अंदर पूरे देश और विदेश में तक जा रही है। लेकिन इसका सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। अगर हम इसका सकारात्मक उपयोग नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं। सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, लोगों को शेयर क्या होता है वो नहीं मालूम है, लाइक क्या होता है वो नहीं मालूम है, कमेंट्स क्या होता है वो नहीं मालूम। कई सारे लोग, मैं जब पोस्ट करता हूँ तो जब ऊपर ही सब कुछ लिखा है, फिर नीचे पूछें कमेंट्स में, सर ये कहाँ का स्थान है, इसमें क्या है। इसलिए बोलते हैं पढ़ा लिखा होना और लिखा पढ़ा होना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग पढ़े लिखे नहीं है तो लिखे पढ़े की तो दूर की बात है। पढ़े लिखे होने का मतलब होता है जो हम दूसरे के इतिहास को पढ़ते हैं, और लिखे पढ़े होने का मतलब क्या होता है, हम अपने इतिहास को खुद लिखते हैं, दूसरे लोग हमारे इतिहास को पढ़ते हैं। तो लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, बन गए बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, लेकिन राष्ट्र हित के लिए कुछ काम तो कर ही नहीं रहे, सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। देखिए हमारी बातें कुछ बुरी लग सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है वास्तव में समाज के लिए, देश हित के लिए, वो व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन यदि हमने आज तक किसी को सहयोग नहीं किया है तो हमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, दिग्गज लोग मिलते हैं सोशल मीडिया में जो बड़ी बड़ी ज्ञान देते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सोशल मीडिया में केवल ज्वलंत मुद्दों पर बात कीजिए जो समाज हित के लिए हो, राष्ट्र हित के लिए हो, हमारे युवा पीढ़ी के लिए हो। जैसे अपन बात करते हैं अभी वर्तमान समय में क्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। कोरोना से बड़ी समस्या बेरोजगारी है। सरकार के सामने बात रखें, प्रश्न करें सरकार से कि हमें रोजगार कब मिलेगा। हमारे भारत देश में भूखमरी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, लोगों को खाना क्यों नहीं मिल रहा है, इन पर बात करने की आवश्यकता है। आज हमारे भारत देश के युवा पीढ़ी से सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, मतलब रिसर्च में अगर 100% अगर हमारे पास पैसा है तो रिसर्च के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ये बात करने की आवश्यकता है। रिसर्च किनका हो रहा है, आज देखिए ना हमारे भारत देश का जो इकोनॉमी है नीचे क्यों हो रहा है, जीडीपी इतना नीचे क्यों चला गया, माइनस में चला गया। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने रिसर्च ही नहीं किया, हमने और कोई रिसर्च किया है। दूसरे देश के लोग क्या क्या बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, दुनिया की हर चीज़ बना रहे हैं। आज हवाई जहाज उधर से आ रहा है, ट्रेन उधर से आ रहा है, कारें उधर से आ रही। ये जो जूम ऐप और जो गूगल मीट है कहाँ का है, सब दूसरे जगह के। हमारे भारत देश की क्या है, दूसरे विदेशों के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हमारे देश में क्या है, हम कैसे बोलें आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश,
हमारे भारत देश के जो नेता लोग, जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कब कहलाएगा? ये थोड़ा सोचो यार, दिमाग से सोचो। कोई भी जुमलाबाजी करेगा तुम लोग मान लोगे? आत्मनिर्भर भारत किसको बोलते हैं? जब हमारा भारत पूरी तरह से टेक्नोलॉजी हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, अगर यहीं पे विकसित हो जाएगा, खुद विकसित करने लगेगा, तब हम आत्मनिर्भर होंगे। लेकिन आत्मनिर्भर कैसे? आज हमारे भारत देश के अच्छे अच्छे इंजीनियर लोग, अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग हैं, या अच्छे अच्छे लोग, बिजनेसमैन दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे जगह के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे में अपना भारत देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। अभी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ के किसान लोग मर रहे हैं, युवा लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई दिन से लोगों को मतलब नौकरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकली है, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? ये बातें बहुत गहरी है, लंबी है, इनको समझने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर की कहानी, शब्द जिसने दिया है, जिसने भी दिया हो, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे। बिल्कुल सही, हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे ये हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। भारत देश की इकोनॉमी अगर नीचे जा रही तो क्यों जा रही, इस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। देखो, ऐसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, हमें इन पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि हम वर्तमान समय में इस कोविड-19 के दौर में हम अपने कार्यों को किस प्रकार से हम सुचारू रूप से संचालित करें। ऐसा कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए, प्रशासन को भी करनी चाहिए, और युवा पीढ़ी को भी करनी चाहिए। क्योंकि हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो हमारा पूरा विकास रुक जाएगा। जीडीपी नीचे तो -10 से नीचे ही जा ही रहा है, और नीचे जाएगा, और कितना नीचे जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है कि इस कोविड-19 के दौर में हम बेहतर से बेहतर क्या सोचें, क्या प्लानिंग करें, और उसको किस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर लागू करें, ताकि हमारी जो रोजी रोटी है ये चल सके, हमारे घर परिवार का मतलब पालन पोषण हो सके। ऐसे हमारे माइंड में से इनोवेटिव जो क्रिएटिविटी है ये आने चाहिए, तब तो हम बात करेंगे यार कि यार कुछ हो रहा है। पर भारत देश में युवा पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है, किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ किसान जब बोनी के समय जब किसी के यहाँ से खरीदता है तो उसका रेट कुछ और होता है, जब किसान के पास कुछ आ जाता है उत्पादन, तो उसका रेट गिर जाता है। जितना किसान ने लगाया उतना भी नहीं मिलता है उसको। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये सब चीज़ें बहुत लंबी कहानी है, और इतनी बातें मैंने भी बोला हूँ, और आप लोगों को भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है अपने देश में। तो इसी के साथ मैं आप सभी से को सेवा जोहार करता हूँ, और आप सभी लोग भी खाना खाइए, हम भी खाना खाते हैं, और एक बार पुनः आप सभी को सेवा जोहार, धन्यवाद।